दोस्तों नमस्कार। अक्सर सत्ता ही विचारधारा होती है और विचारधारा सत्ता के लिए होती है, क्योंकि सत्ता राजनीति को गढ़ती भी है और राजनीति सत्ता को अपने अनुकूल करने के लिए विचारधारा को गढ़ती है। और यही विचारधारा सत्ता पाने की दिशा में लगातार बढ़ती चली जाती है। तो एक तरफ तीर्थ यात्रा है, दूसरी तरफ भव्य तरीके से तीर्थ स्थल की स्थापना है। और इस तीर्थ यात्रा से लेकर तीर्थ स्थल की स्थापना तक के बीच की यात्रा तकरीबन 5 महीनों की है। इस 5 महीने के दौर में भारत की राजनीति या तो पलट जाएगी या फिर इस दौर में राजनीति कहीं पुख्ता तरीके से जमीन पर सत्ता के साथ खुद को खड़ा कर लेगी। तीर्थ यात्रा नूह की यात्रा है, जिसके जरिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद उसको नई पहचान देने की कोशिश है। और यह पहचान आरएसएस के जरिए इस देश के भीतर उस अलख को जगाने की कोशिश है, जिसके आश्रय एक बार फिर से आस्था शब्द हो, धर्म का सवाल हो, वोटों के ध्रुवीकरण की जरूरत हो। इन तीनों परिस्थितियों को एक साथ लेकर क्या वाकई जनवरी के महीने तक, जब अयोध्या में तीर्थ स्थल की स्थापना बेहद भव्य तरीके से होगी और वह तकरीबन 10 दिनों का कार्यक्रम होगा, लेकिन 1 महीने तक समूचे उत्तर प्रदेश में वह भव्यता लगातार अयोध्या यानी राम मंदिर के आश्रय छाई रहेगी। और उसके चंद दिनों के बाद चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन इस देश के लोकसभा चुनाव को लेकर आ चुका होगा। तो क्या एक आखिरी राजनीतिक दांव बीजेपी इस दौर में हिंदुत्व को लेकर चलने की स्थिति में आ चुकी है? और इस बात को अब संघ भी समझ चुका है कि दरअसल यही एक वोट बैंक है जो पूरी मजबूती के साथ बीजेपी को जिता सकता है। या फिर आरएसएस को अब यह समझ में आ चुका है कि दरअसल वो तमाम मुद्दे जो इससे पहले गवर्नेंस के आश्रय चल रहे थे, उनकी उम्र पूरी हो चली है और इसका एहसास बीजेपी को भी हो चला है। और क्या ये अगर ऐसी स्थिति आ चली है तो फिर एक क्षण के लिए लौट चलिए 1996 में और उस दौर के 2 चुनाव को याद कीजिए। एक चुनाव बाबरी मस्जिद विध्वंस से ठीक पहले का 1991 का चुनाव, और उसके बाद विध्वंस के बाद जब बीजेपी को लगने लगा, आरएसएस को लगने लगा अब तो सत्ता मिल ही जाएगी, तो सबसे बड़ी पार्टी तो बने, 160 सीटें तो आई, लेकिन सत्ता महज 13 दिनों तक ही मिल पाई। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान राजनीतिक तौर पर प्रचारक के तौर पर कहीं ज्यादा उभर रही थी। इसीलिए संसद के भीतर बहस चर्चा में जो 13 दिन की सरकार थी, उसमें विपक्ष यह कहकर निशाने पर लेने से चूका नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी भी तो प्रचारक ही हैं, स्वयंसेवक हैं। और उस वक्त कोई विपक्ष उनके साथ आकर खड़ा हुआ नहीं। और देखिए वक्त का पहिया कैसे घूम रहा है एक बार फिर। नरेंद्र मोदी 2014 में अयोध्या का जिक्र नहीं करते हैं, 2019 में अयोध्या का जिक्र होता है, लेकिन उस दिशा में पूरे तरीके से खुद को झोंकते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था इस देश में बाकी वोट बैंक भी तो साथ लाकर खड़े करने होंगे, अन्यथा हिंदुत्व के आश्रय तो स्थिति 1996 वाली हो जाएगी। और 1996 का मतलब है 160 सीट। तो क्या 2024 को लेकर जो भी जोड़ घटाव बीजेपी के भीतर वोटों का चल रहा है, उसमें कम से कम वह पुख्ता तरीके से हिंदुत्व के आश्रय 20% वोट जो बड़ी मजबूती के साथ है, वह एक भी वोट बिखरना नहीं चाहिए। उसके राजनीतिक प्रयोग का वक्त आ गया है। इसीलिए ध्यान दीजिए, नूह की यात्रा को लेकर जो राज्य के मुख्यमंत्री खट्टर साहब जिस बात का जिक्र करते हैं या वो जो कहते हैं, उसमें आस्था पूरे तरीके से लपेटी हुई है। धर्म को लेकर उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर वह संभल संभल कर इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि आस्था आहत होनी नहीं चाहिए। तो आइए जरा इस नए राजनीतिक प्रयोग में संघ और उसके जरिए निकला हुआ विश्व हिंदू परिषद और उसकी युवा ब्रिगेड बजरंग दल या दुर्गा वाहिनी, वो कहां पर खड़ी हुई है और यह राजनीतिक प्रयोग करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। और अगर आन पड़ी है तो ऐसे में क्या अब राजनीति के सामने एकमात्र दांव सिर्फ हिंदुत्व का बचा है?
क्योंकि अलग अलग खांचे में मंडल का एक अपना वोट बैंक है, कमंडल का भी एक अपना वोट बैंक है। लेकिन इस दौर में आते आते ओबीसी एक वोट बैंक के तौर पर है, मुस्लिम एक बड़े वोट बैंक के तौर पर एकजुट और एक दिशा में जाने को तैयार है। दलितों के भीतर कहीं एक वैक्यूम की स्थिति है, वो किस दिशा में जाएं, लेकिन वह अपने तौर पर अपनी परिस्थितियों तले समझता है उसे किसे वोट डालना है। तो कई खांचे एक झटके में बंट गए, लेकिन शुरुआत हमें लगता है नूह से करनी होगी। नूह दिल्ली से सटा हुआ इलाका, हरियाणा का इलाका, यानी यात्रा कल निकलेगी 11 बजे और उस यात्रा को नाम दिया गया है, वह अभिषेक यात्रा है, जिसको तीर्थ यात्रा के तौर पर भी विश्व हिंदू परिषद कहने से कतरा नहीं रही है और उसका बहुत साफ कहना है यात्रा धर्म की यात्रा है, तो फिर इसमें इजाजत लेने का कहां सवाल है। और राज्य के मुख्यमंत्री जो खुद स्वयंसेवक रह चुके हैं और फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत साफ कहते हैं यात्रा तो अनुमति दी नहीं गई है, लेकिन लोग मंदिरों में जाकर जलाभिषेक कर सकते हैं। तो जलाभिषेक तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए मुख्यमंत्री को कहने की जरूरत क्यों पड़ी। तो फिर लौटिए इस पर, मुख्यमंत्री कहते कहें, जरा एक एक शब्दों पर गौर कीजिएगा। जहां तक यात्रा का विषय है, महीना भर पहले ही जिस तरह का वहां घटनाक्रम हुआ, वहां की कानून व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना सरकार का दायित्व है, यानी रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए। और हमारे प्रशासन ने सिर्फ निर्णय लिया है कि सभी लोग यात्रा ना करके अपने अपने मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करें। लेकिन दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद क्या कहता है, अब यात्रा एक जगह नहीं निकलेगी, बल्कि जिले दर जिले यह यात्रा निकलेगी और किसी एक जगह जमा होने की जरूरत नहीं है, जिले दर जिले आप जमा होते चले जाइए। पूरे उत्तर प्रदेश का जिक्र है, यहां हरियाणा का जिक्र भी है। लेकिन इस यात्रा के लिए अब सीएम कहते हैं मना किया गया, जनता की श्रद्धा होती है, इसीलिए मंदिरों में लोग जलाभिषेक कर सकते हैं और श्रावण मास का यह अंतिम सोमवार है जो कल है, और इसीलिए जलाभिषेक की छूट दी गई है। कानून व्यवस्था, धर्म, आस्था, वोटों का समीकरण जो जोड़ना है आप जोड़ते चले जाइए, लेकिन उसके अगले पन्ने पर आपको विश्व हिंदू परिषद क्या कह रही है यह भी समझना होगा। उसका कहना है कि अभिषेक यात्रा 28 को ही यात्री श्रावण मास के अंतिम सोमवार को निकाली जाएगी, यानी कल। यह तीर्थ यात्रा है और तीर्थ के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यह तीर्थों का देश है, ना हमने अनुमति मांगी और अनुमति ना मिलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, यह तीर्थों का देश है। विश्व हिंदू परिषद बहुत साफ तौर पर जानती समझती है कि उसका उदय 1984 में जब अयोध्या के आंदोलन को लेकर हुआ, और उसने उस दौर में जो अयोध्या के आंदोलन की तेजी दी, उसने राजनीतिक तौर पर बीजेपी को कितना लाभ पहुंचाया। और एक स्थिति उस दौर में यह आ गई थी कि आरएसएस से लोग नहीं जुड़ना चाह रहे थे, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ना चाह रहे थे। और उस दौर में अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया, इस जोड़ी का नाम लीजिएगा तो फिर बहुत सारे सवाल आपके जहन में उस दौर के आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन तब से लेकर अभी तक की राजनीति बदल गई, समाज बदल गया, समुदाय को लेकर वोट बैंक बदल गया, उसके तौर तरीके बदल गए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद दोबारा से उन परिस्थितियों में लौटने को तैयार है, इसीलिए वो कहने से नहीं चूकती है, हम आशा करते हैं कि शासन प्रशासन सभी एहतियातन कदम उठाते हुए तीर्थ यात्रा को सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमें निकालने देंगे। लौट चलिए 1991 अयोध्या के आंदोलन के दौर में यही शब्द विश्व हिंदू परिषद के उस दौर में थे। शेष समाज से हमने अपील की है, अपने अपने स्थानों पर जलाभिषेक करें और सोमवार प्रातः 11 बजे इस कार्यक्रम को संपादित, और यात्रा भी 11 बजे ही निकलेगी। इसको लेकर परमिशन लेने या ना देने का कोई सवाल उठता नहीं है। तो एक क्षण के लिए सोचिए कि नूह में 31 जुलाई को जब जलाभिषेक यात्रा के दौरान टकराव हुआ और क्या कुछ हुआ, वो सारी खबरें आप जान चुके हैं। 6 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद से इंटरनेट जो बंद कर दिया गया वो लगातार बंद रहा। एक बार फिर से
14 अगस्त तक जो इंटरनेट बंद था वो 29 अगस्त से दोबारा बंद किया गया। धारा 144 लगाई गई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद एक बार फिर एग्रेसिव हैं और कह रहे हैं कि प्रदेश के हर जिले में यात्रा निकलनी चाहिए। सिर्फ नू के लड़हल नलहड़ का जिक्र वो नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं सब जगह किया जाएगा। तो इसके बाद आगे चलिए और लौट चलिए जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को जाना है, वो अयोध्या का कार्यक्रम है। वहां अयोध्या के राम मंदिर में वहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है। संक्रांति के दिन से यानी 14 जनवरी से शुरू होगा, 24 जनवरी तक चलेगा। इस दौर में तमाम लोगों की आवाजाही, लाखों लोगों की आवाजाही दुनिया भर से एक बार फिर, जो अभिषेक जैसे अक्षय तृतीया के दिन हुआ था और दुनिया भर के अलग अलग नदियों का पानी लाया गया था, वही परिस्थिति एक बार फिर नए तरीके से बनेगी। लेकिन पूरी तैयारी अयोध्या में 24 फरवरी तक की है, यानी एक महीने लगातार कार्यक्रम चलता चले जाए और उसके बाद राज्य भर नहीं बल्कि देश भर में अयोध्या का प्रसाद, रामचरितमानस और राम की मूर्ति को लेकर घर घर लोग घूमें। और यह काम आरएसएस से बेहतर कोई कर नहीं सकता है। और साथ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी अपने तौर पर इसको जीवंत किया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक राजनीतिक सवाल हर जहन में आना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी होगी, महोत्सव भी शानदार होगा और इसके तुरंत बाद चुनाव की आहट होगी। तो एक क्षण जिक्र इसलिए है क्योंकि अगर आप लौट चलिएगा 90 के दशक में, जब मंडल कमंडल को लेकर इस देश के भीतर राजनीति हो रही थी, अगर आप वोटों का परसेंटेज एक एक पोटली में बांधते चलिए तो आपको जानकर हैरत होगी कि मंडल का जो वोट है वो लगभग 16% एकजुट रहता है। खासतौर से बिहार, यूपी का यहां पर जिक्र है। लेकिन इस देश के कुल वोटों की तुलना में 16% मंडल का इफेक्ट बहुत साफ तौर पर एकमुश्त रहता है। जो कमंडल रहे यानी जो हिंदुत्व का राग है, उसके दायरे में 20% वोट आता है, जो कमोवेश एक साथ रहता है। और वो माना जाता है कि वो बीजेपी के हक में जाता है, क्योंकि उसने लड़ाई मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ी या दूसरे राजनीतिक दलों को हिंदू पार्टी नहीं है ये कहकर खुले तौर पर उनको दरकिनार कर दिया।